कि टॉयलेट का विज्ञान और मनोविज्ञान, जिसमें काफी सवाल भी आए थे, उसका विज्ञान और मनोविज्ञान जानते हैं, और उसके साथ साथ एक हैबिट फॉर्मेशन की आदतें कैसे हमने बदलनी है। ओसीडी एक आदत है तो कैसे है, और ओसीडी एक बिगड़ा सर मैंने ग्रुप पे पूछा है 2 क्वेश्चन, उसका उत्तर दे दो ना सर। हाँ हाँ, वो भी मैं दे देते हैं। तो ओसीडी एक बिगड़ा हुआ बच्चा कैसे है, और जो सबसे ज्यादा भयंकर होता है डर ओसीडी के अंदर, उस डर का सामना कैसे कैसे करना है। तो ये लगभग 20-25 मिनट का एक रहेगा मेरी तरफ से, तो कृपया ध्यान से सुने, और बीच में अगर आपका कोई सवाल हो तो आप लास्ट में पूछिएगा, आप लिख लीजिएगा उसे, और लास्ट में जब सवालों के जवाब पर आएंगे तभी आप बीच में जो फ्लो बने तो उसे एक बार रोकिएगा मत, आप सुनते जाइएगा, और कॉपी पेन है ही आपके पास, उस पर आप नोट कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं सीधे टॉयलेट के मनोविज्ञान से। कंटेमिनेशन जितनी भी ओसीडी है, कंटेमिनेशन वाले जितने भी हैं, उनको कहीं ना कहीं टॉयलेट से बहुत ज्यादा खतरा रहता है, और उनको टॉयलेट ही गंदा लगता है। खुद का टॉयलेट गंदा लगता है, दूसरों का टॉयलेट गंदा लगता है, जानवर का टॉयलेट है वो गंदा लगता है। अब हम टॉयलेट के बायोलॉजिकल प्रोसेस पे चलें, तो जो कोग्निटिव थेरेपी है, पहले हमने बायोलॉजिकल प्रोसेस पे जाना है, फिर इसका जो बिहेवियरल पार्ट है, इसको कैसे ठीक करना है इस डर को, उसके ऊपर आएंगे। हम खाना खाते हैं, चाहे हमें कोई सा भी डिश पसंद है, कोई सा भी खाना पसंद है, वो खाते हैं। उसके लगभग 24 घंटे या 24 घंटे के लगभग समय में वो दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाता है खाना। जो खाना हमने कुछ घंटों पहले इतने चाव से खाया था, वही खाना कुछ घंटों में बाहर निकल जाता है बॉडी से, उसे हम टॉयलेट बोल देते हैं। तो जो खाना खाया था उसकी एक फॉर्म चेंज ही तो हुई है, और तो कुछ बदला नहीं है। तो शरीर हमारा क्या करता है कि जो खाना खाया उसी से तो हमारा ब्लड बनता है, हड्डी मांस मज्जा जो भी है उसी खाने से बनता है। ये शरीर जो आप देख रहे हैं, मेरा शरीर और आपका शरीर मैं देख रहा हूँ, ये और कुछ नहीं, वो खाने का ही तो पूरा एक आवरण है। जो खाना खाया उसी से तो ये बना। तो शरीर की एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि जिसमें जो कीमती तत्व है, केमिकल है, वो तो निकाल लेगा शरीर, और जो वेस्टेज मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर कर देता है। ऐसा सभी करते हैं, ऐसे मानव जाति भी ऐसा करती है, पेड़ पौधे भी ऐसा करते हैं, जानवर भी ऐसा करते हैं। इस चीज को हम टॉयलेट कर देते हैं, कह देते हैं कि जो वेस्टेज पदार्थ है वो टॉयलेट है। अब इसमें क्या है कि वो केमिकल ही तो है, जो हमारे अंदर पहले था प्रोसेस होकर के दोबारा किसी फॉर्म में बाहर निकल गया बॉडी से। तो इसमें गंदा कहाँ आया? हमने गंदगी से क्यों जोड़ दिया? हमने गंदगी से इसलिए जोड़ दिया कि उसमें बदबू आती है, उससे कोई बीमारी फैल जाएगी। वास्तव में देखिए कि उसमें बदबू इसलिए आती है क्योंकि वो प्रोसेसिंग के दौरान उसमें कुछ गैसें मिक्स हो जाती है। तो गैस जब उसके साथ निकलती है तो कुछ देर के लिए बदबू आती है, और वो बदबू थोड़ी देर में वातावरण में मिल करके वो शुद्ध हो जाती है। तो वो गंदा था ही नहीं, वास्तव में वो इसलिए गंदा लग रहा है ना कि कुछ बदबू आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमने उसको निकाल दिया, और वो अब आगे जाएगा कहाँ? अब हम जैसे ही टॉयलेट जाते हैं सुबह सुबह, तो वो टॉयलेट कहाँ चली जाती है? वो गटर में जाता है। गटर में वो टॉयलेट मिक्स हो जाती है, सबकी टॉयलेट मिक्स होकर वो गाढ़ा सा एक पानी बन जाता है। वो पानी कहाँ जाता है? वो पानी जाता है खेतों में। वो खेतों में जो किसान सब्जी उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, वो उसी में जाता है। और वो किसान, मैंने देखा है कि सिरसा के अपने शहर के आसपास एक गंदा नाला बहता है, वहां से जब मैं निकलता था तो इतनी बदबू आती थी जोर से कि मैं नाक बंद करके निकलता। लेकिन कुछ दिन मैं वहां से निकला तो वो बदबू आनी बंद हो गई, तो मुझे लगा कि मैं ठीक हो गया। वास्तव में हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सेंसर ऐसे जो होते हैं कुछ ना कुछ सेंसर जो सेंस करते रहते हैं चीजों को, तो वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, रोज रोज से हैबिचुअल हो जाते हैं, इसलिए हमें बदबू नहीं आती। मैंने देखा कि उसी गंदे नाले का पानी बहुत सारे किसान लगाते हैं, और वो वहीं बैठकर चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, उनको वो गंदा लगता ही नहीं है, और हम नाक बंद करके जाते हैं। और जब शाम को घर आते हैं तो हम वो थैला भर भर के गोभी या सब्जियां लेकर के आते हैं, वो भी तो वहीं से उग करके गई थी, क्योंकि वो पानी ज्यादा खाद वाला होता है। किसान उसे इसलिए ज्यादा लगाते हैं कि उससे खाद ज्यादा मिलती है, फसलें बढ़वार ज्यादा करती है, उनकी फसलों की आमदन है वो ज्यादा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम जिस चीज से घृणा कर रहे हैं वो क्या है? वो टॉयलेट है। वो सब्जियों में गई, सब्जियों में उसी के अंश आ रहे हैं, गेहूं में उसी के अंश आ रहे हैं, फिर से हम खाते हैं, किचन में आता है, फिर से वो ये सर्कल ही तो चल रहा है। जैसे बकरी घास खाती है और शेर बकरी को खा जाता है, और शेर फिर जब मर जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी से पौधा उग जाता है, और पौधे को फिर बकरी खा जाती है, और पौधा सूर्य की किरणों से जरा वो आगे बढ़वार करता है। तो ये सर्कल ही तो चल रहा है। तो ये टॉयलेट या उसी का एक सर्कल ही तो है जो घूम रहा है। तो उसमें हमने कहीं ना कहीं टॉयलेट को गंदा माना है,
वास्तव में वो गंदा है नहीं उतना। हम गए सुबह टॉयलेट, उसके बाद उसको याद रखने की या कहीं कुछ हो गया, लग गया, गंदा है, अच्छा है, उसको सोचने की जरूरत नहीं होती। वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हो गई, बस काम खत्म। उसको किसी भी तरह से महत्व देना या उसे गंदा या अच्छा मानना नहीं होता। आपने ऐसा देखा होगा कि गांव में आज भी जो कच्चे मकान है, उसमें जो पशुओं की टॉयलेट है उससे पोता जाता है। जो गांव से संबंध रखते हैं वो देखिएगा कि भैंस का जो टॉयलेट है, गोबर जिसे बोलते हैं, गोबर से वो लिपाई करते हैं। और गाय के गोबर को तो लोग बड़ा शुद्ध मानते हैं। यहाँ तो गोवर्धन की पूजा होती है। गोवर्धन कौन है? जिसे एक ना दिवाली के अवसर पर मैंने देखा था, घर के बाहर जो बरामदा है वहां पर एक गोबर का ढेर किया जाता है, उसके ऊपर दिया बत्ती करते हैं। ये क्या कर रहे हो? कहते हैं ये तो गोवर्धन भगवान है। यहाँ ये तो हिंदुस्तान तो ऐसा देश है जहां पर गोबर को भी भगवान माना जाता है। तो देखो कि जानवरों की वो पोटी है उसे हम शुद्ध मानते हैं, और गाय के गोबर को या बाकी जो जानवरों का गोबर है उसे सुखा करके शाम को उसके उपले बना करके या जैसे कोई चूल्हे के अंदर डालते हैं, उससे वो ईंधन का काम करता है। और यहाँ तक भी होता है कि गोबर गैस भी प्लांट होते हैं, तो जो गोबर के अंदर गैस है उससे खाना भी पकाते हैं, रोटियां भी पकाते हैं। तो ऐसा अगर होता तो वो लोग क्यों नहीं गंदे हुए? उन लोगों को क्यों नहीं हानि हुई? अगर टॉयलेट गंदा होता तो सबके लिए होता ना, हमारे लिए ही गंदा क्यों है? अगर हमारे लिए गंदा है तो वह वास्तव में वो टॉयलेट गंदा नहीं है। कहीं ना कहीं टॉयलेट से संबंधित जो हमारी धारणाएं हैं, विचार है, वो गड़बड़ है। गड़बड़ी टॉयलेट में नहीं है, गड़बड़ी हमारे माइंड में है। हमने टॉयलेट को अवॉइड नहीं करना है। तो जो इंसान गलती क्या करते हैं ओसीडी वाले, कि वो टॉयलेट से नफरत करने लग जाते हैं, उससे दूर होने लग जाते हैं, उसको अवॉइड करने लग जाते हैं। यहां तक विडंबना है कि एक बहुत सारी महिलाओं ने ये बताया कि वो ना गोली खाने लगी कि टॉयलेट आई ना, कि टॉयलेट को ही बंद करने का उन्होंने सोच लिया। और कुछ तो ऐसे है जो टॉयलेट जाते ही नहीं, जाते हैं तो बड़े डरे डरे जाते हैं, टॉयलेट देख लिया या कहीं छींटा पड़ गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं कितना नरक में जीने लग जाते हैं। ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसे हम रोक ही नहीं सकते। अगर इसको रोका तो फिर हम जी नहीं पाएंगे। तो ये जैसे देखिए कि हम क्या खाते हैं, हम क्या खाते हैं, हम जो फल खाते हैं या जो भी चीजें खाते हैं, वो भी तो उन्हीं पेड़ पौधों की टॉयलेट है। वास्तव में देखें तो वो पेड़ पौधों की टॉयलेट है ना। जो फल है उनका पका हुआ है वो हम खा लेते हैं, जैसे गूंद होता है जिसे गोंद बोलते हैं, तो वो क्या है? पेड़ पौधों की टॉयलेट ही तो है, जिसे बहुत सारे लोग खाते हैं। कई अन्य दवाइयों में भी उसका प्रयोग होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं हम छोड़ते हैं, और जो वनस्पति जगत है, जो पेड़ पौधे हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन एक तरह से देखें तो वो पेड़ पौधों की टॉयलेट ही तो है, उसे हम लेते हैं, वो हमारा जीवन है। तो जो एक टॉयलेट है, एक जानवर की टॉयलेट है, वो दूसरे किसी भी प्राणी के लिए भोजन भी होता है। जैसे सुअर है, सुअर क्या खाता है? सुअर बाकी जानवरों की टॉयलेट खा के तो मजे में रहता है। कहीं ना कहीं टॉयलेट में दिक्कत नहीं है। आज से ये क्लियर कर लें, इतना समझ लीजिए कि दिक्कत टॉयलेट में नहीं है, टॉयलेट से संबंधित जो हमारे विचार है उनमें है। तो टॉयलेट गंदा नहीं है, टॉयलेट से संबंधित जो विचार हैं वो हमारे गड़बड़ हैं। तो इतना आप जान गए तो टॉयलेट से जो नफरत है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। तो ये टॉयलेट का विज्ञान क्या है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है, खाना पीना खाते हैं उसी से ये बनती है। और एक प्रोसेस के दौरान ये सुबह जैसे ही वो प्रेशर होता है निकल जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको भ्रम रहता है कि टॉयलेट निकल रही होगी, निकल गई होगी। तो ऐसा नहीं है कि शरीर हमारा है ना टॉयलेट रिलीज नहीं कर सकते, हम चाहकर भी नहीं निकाल सकते। लेकिन जैसे ये बायोलॉजिकल अंदर से वो अर्ज उठती है, अंदर से जो रस बनते हैं, फिर वो ना दबाव पड़ता है, जो हमारी आंत है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तब भी ये निकल सकता है, वरना हम चाहकर भी निकाल नहीं सकते। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि अपने आप निकल गया होगा, तो वो उसी दौरान निकल सकता है। या तो हमारा कोई पेट खराब है, या हम किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, या कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से कोई मेडिकली ऑपरेशन हुआ है, तब तो ऐसे रेयर केसेस में हो सकता है, वरना नॉर्मल इंसान की टॉयलेट अपने आप निकल नहीं सकती है। तो इस बात को हमेशा दरकिनार कर दें। तो गंदा मान रहे हैं ना, वो गड़बड़ है, गंदा है नहीं, हमने ही कहीं ना कहीं इस टॉयलेट को गंदा मान लिया। टॉयलेट से गंदगी जिनको लगती है उनको एक चीज और भी डराती है। जैसे एक डर होता है ना, वो डर ही सबसे बड़ा है। उनको एक छींटे का भी डर लगता है, वो छींटे से भी, छींटा जो निकलता है उससे भी घबरा जाते हैं। अब सुबह सुबह टॉयलेट में जाएंगे तो वो ये ध्यान रखेंगे कि छींटे ना गिर जाए, कहीं से छींटा नहीं उठना चाहिए। जैसे ही वो बैठे कहीं ना कोई, उनका ध्यान हमेशा छींटे पर रहेगा, तो वो छींटे को ढूंढते रहेंगे कि कहां से कोई छींटा आएगा, कहां गिरेगा।
अब जैसे ही कई बार क्या होता है, म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो छींटा देखिए, छींटा निकलता ही निकलता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पानी हम पिए और छींटा ना उड़े। और जब जब हम छींटे की तलाश करने लगते हैं ना, छींटा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ओसीडी के अंदर जो आंखों का सेंसर है ना, वो बहुत एक्टिव होता है। और ओसीडी वालों की जो कल्पना शक्ति होती है वो अपरंपार होती है। इतनी कल्पना शक्ति तो किसी राइटर की, वैज्ञानिक की, या जो शायर हुए हैं उनकी नहीं होती। इनकी कल्पना शक्ति के तो किससे अपरंपार है। ये उन चीजों में भी कनेक्शन ढूंढ लेते हैं जिसमें फिजिक्स के या वैज्ञानिक नियम ही नहीं होते। ये तो वहां पर नियम लागू कर देते हैं जहां पर कोई दुनिया का नियम लागू ही नहीं होता है। कई तो ऐसे महानुभावों से मैंने बात की, वो कहते हैं जी जानवर उड़ के आ रहा है ना, तो जानवर के जहां जानवर बैठा होगा पंख में लग के हमारे घर में, हमारे घर पर वो जानवर बैठ गया तो सारा घर गंदा होगा। अब हमारे घर में कोई छिपकली आ गई, छिपकली पता नहीं कहां से गई होगी, सारा घर गंदा हो गया। घर में ही इनका रहता भी, हमारा ही घर गंदा हो गया। बाकियों का घर है ना, बाकियों के घर में जाएंगे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि बाकियों का घर तो दूसरों का है ना, अपना घर तो अपना है। तो इनको दिक्कत अपने घर से ज्यादा होती है। दूसरों के घर में चले जाएं, बाहर घूमने चले जाएं, नॉर्मल रहेंगे, ओसीडी होती नहीं। जैसे मायके जाएंगे जिनको ओसीडी वाली महिलाएं हैं, तो मायके में कोई दिक्कत होती नहीं, मायके में बल्ले बल्ले रहते हैं। और जैसे अपने घर में आई तो साफ सफाई अभियान या क्रांति अभियान शुरू हो जाता है। तो ये क्या करते हैं कि ये कनेक्शन बिठा लेते हैं कि कोई जानवर आ गया, घर में कोई जानवर बैठ गया, आ गया तो सारा घर गंदा हो गया, सारा घर में गंदगी फैल गई, अब तो सफाई करनी पड़ेगी, सबको साफ करना पड़ेगा वरना गंदगी हटेगी नहीं। तो ये जुट जाते हैं इसी चक्कर में गंदगी करने में। और जहां से भी कोई चीज टच हो जाती है, उस चीज टच हुई कि इससे गंदगी फैल गई हो, तो ये यहां तक कल्पना शक्ति विकसित कर लेते हैं कि जहां पर कोई नियम लागू ही नहीं होता। देखिए कि किसी चीज के टच हो जाने से गंदगी फैलने का कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं कि किसी चीज से हम टच कर गए या कोई चीज हमसे टच कर गई तो वो गंदी हो ही नहीं सकती। ये कोई नियम नहीं है, साइंटिफिकली प्रूव है नहीं। अगर ऐसा होता तो सारी चीजें, जैसे हमने सुनार की दुकान पर हम गए, सुनार की दुकान पर जाते ही हमने सोने को टच किया, तो क्या हमारा हाथ सोने का हो जाएगा? ऐसा होता तो फिर सुनारों का क्या, फिर तो शायद दुनिया में घर में ही सुनार बन के बैठे होते। तो वहां कहेंगे ये तो नहीं हो सकता। लेकिन हमने अगर टॉयलेट को या किसी चीज को छू लिया तो वो गंदी कैसे हो सकती है? कहते नहीं नहीं नहीं, हमारा नियम तो सही है, ये तो पक्का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इलॉजिकल नियम बनाए होते हैं खुद के। तो उन इलॉजिकल नियमों को पहचानना है कि क्या वो लॉजिकल नियम है, क्या इलॉजिकल है। जैसे ही छोड़े कि इलॉजिकल है, इनसे होना कुछ नहीं है और ये काम किस बेस पे कर रहे हैं, उस बेस को हटा देना है। बेस क्या रहेगा? डर ही रहता है हमेशा गंदगी फैल जाने का, गंदा हो जाने का। तो इस डर को हटाना है, वो हम अब आगे जानेंगे। तो जो छींटे से परेशानी है, छींटा उड़ता है हमेशा हल्की चीज का, पानी का छींटा उड़ता है, गंदगी उड़ नहीं सकती। आज से ये नियम याद रखें कि गंदगी हवा में उड़ती नहीं है, क्योंकि गंदगी भारी होती है, भारी चीज उड़ती नहीं है, वो तो एक जगह पर रहती है। अब जैसे ही कोई छींटा उड़ता है तो वो छींटा गंदगी का नहीं उड़ता, वो पानी का उड़ता है, हमेशा शुद्ध जल का उड़ता है। और जो हवा में चीज ट्रेवल करती है वो गंदी होती नहीं, क्योंकि हवा के अंदर बहुत सारी ऐसी गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन है और बहुत सारी गैसें हैं। तो जैसे ही वो छींटा जो पानी का उड़ा था तो वो हवा में ट्रेवल करके हमारे पैर पर गिरा, हाथ पर गिरा, चेहरे पर गिरा, तो वो शुद्ध होकर के आया था। हम तक पहुंचते पहुंचते वो छींटा शुद्ध हो गया था। तो उस छींटे वाली जगह को धोने की या वहां पर गंदा मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक रूप से हम गंदे हुए ही नहीं। तो हम साफ ही हैं, तो साफ चीज को साफ करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ओसीडी जो कंटेमिनेशन वाले वो साफ चीजों को साफ करने में लगे हुए हैं। तो साफ चीजों को कितना साफ कर लोगे? अब कोयले को जितना आप घसोगे तो क्या उसके अंदर से सफेदी ढूंढ पाओगे? कोई दुनिया की ताकत कोयले से सफेदी निकाल सकती है? नहीं निकाल सकती। इसी तरह से ओसीडी वाले इस अंधेरे जाल में फंस जाते हैं, साफ सफाई वाले। तो जो चीज पहले से साफ है तो उसको कैसे साफ कर लोगे? कोई दुनिया की चीज साफ कर नहीं सकती साफ चीज को। जैसे कोयले को जितना भी घिस लें काला ही निकलेगा, कोई चीज सफेद में बदल ही नहीं सकती। तो इसी प्रकार याद रखना होगा कि ये साफ सफाई करना इलाज नहीं है, ये एक बीमारी है। तो किसी भी चीज अगर हमने टॉयलेट को छू लिया है तो उसका इलाज नहीं है कि हम ये साफ सफाई करें या हाथों को धोएं, ये इसका इलाज नहीं है। ये एक और बीमारी है, ये एक और बीमारी पकड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका इलाज दूसरा करना था, हमने अपने माइंड को चेक करना था, मन को शांत करना था, मन को डाइवर्ट करना था, जैसे वर्षा जी ने बताया, या और थेरेपी में कहीं ना कहीं मन को ठीक करने की कोशिश करनी थी।
हाथों को या पैरों को या नहाने की, शरीर को बेवजह तंग करने की जरूरत नहीं थी। अब देखो, जो अपराध करता है उसे सजा मिलनी चाहिए। अपराध तो मन ने किया ना, गलत सोचा है, तो सजा या जो सुधार है वो मन का होना चाहिए था। लेकिन हमने बेवजह शरीर को दोषी मान के शरीर को सजा दे दी, क्योंकि अब मन है उसको तो पकड़ में आता नहीं है, वो तो दिखता नहीं है, चलो इसको ही पकड़ के सजा दे देते हैं। शरीर दिखता है, शरीर कुछ बोलता नहीं है, सजा शरीर को मिल जाती है। जैसे घर में क्या होता है, कोई भी काम बुरा कर दो ना, जो जैसे कोई बड़ा सियाना और अच्छा बच्चा होता है ना, उसी को सजा मिलती है, क्योंकि उसी को ही पकड़ देते हैं। तो आप देखो, मन तो पकड़ में आता नहीं है, चलो शरीर को पकड़ के साफ कर लेते हैं, इसी को सजा दे देते हैं। तो मन की गलती की सजा शरीर को नहीं मिलनी चाहिए। तो साफ सफाई की जरूरत शरीर को नहीं, मन को है। तो कबीर ने या बहुत सारे संतों महात्माओं ने ये कहा है कि नहाने धोने से मन का मैल नहीं मिटता। अगर मन का मैल नहाने धोने से या पानी से मिटता तो मछली और मगरमच्छ और मेंढक आज सबसे ज्यादा पवित्र और शुद्ध जानवर होते। उनकी पूजा करने की जरूरत है, क्योंकि पानी में उनसे ज्यादा तो कोई ठहरता ही नहीं है। ऋषि महात्मा या जिन लोगों को हम संत कहते हैं, वो कितना नहाते धोते हैं, वो तो दाढ़ बधा करके और पूरा ऐसे मस्त बोला रहते हैं, ज्यादा वो नहाते भी नहीं है। तो वो क्या, उन लोगों को उनके पास जाते हैं, मत्था टेकते हैं। क्यों टेकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मन शुद्ध है। तो मन को शुद्ध की जरूरत है, शरीर को है नहीं, ये बात ध्यान रखें। अब कि ओसीडी को एक बच्चा मान लें, एक ऐसा बच्चा, एक कहानी से ये स्पष्ट हो जाएगा। एक माँ है, वो एक उसके पास एक बच्चा है, वो बच्चा आता है माँ के पास और कहता है माँ मुझे चॉकलेट चाहिए। लेकिन माँ कहती है नहीं नहीं चॉकलेट नहीं लेनी, दांत खराब हो जाएंगे। बच्चा चला जाता है। फिर दूसरे दिन आता है, दूसरे दिन कहता है कि चॉकलेट चाहिए माँ, तो माँ फिर मना कर देती है। लेकिन वो बच्चा थोड़ी दूर जाता है और गिर पड़ता है, उसको चोट लग जाती है। माँ क्या करती है, उसको रोकते हुए देख नहीं सकती है और उसे चॉकलेट दे देती है। तीसरे दिन फिर बच्चा आता है, कहता है माँ चॉकलेट चाहिए। माँ कहती है नहीं नहीं चॉकलेट नहीं मिलेगी। तो बच्चे को लगा यार, जब माँ से मांगता हूँ चॉकलेट नहीं मिलती, लेकिन कल मेरे को चोट लगी थी, चॉकलेट मिल गई थी। तो बच्चे ने फिर से चोट खा ली, गिर गया, रोने लग गया, तो माँ ने फिर से चॉकलेट दे दी। अब बच्चा क्या करेगा, अगले दिन चॉकलेट मांगने नहीं जाएगा, बस चोट खा करके रोने लग जाएगा और चॉकलेट मिलती रहेगी। एक दिन क्या हुआ, माँ को पता लगा कि ये बच्चा तो अब तुझे ब्लैकमेल करने लग गया है, ये तो धक्के से चोट खाने की एक नई आदत सीख रहा है। तो उसको माँ चॉकलेट देना बंद कर देती है। तो माँ जैसे ही बंद करती है तो बच्चे को लगता है कि तेरा तो साम्राज्य छिन रहा है। तो वो क्या करेगा, जोर से रोएगा, और जोर से रोएगा, फुल जोर से रोएगा, फिर और चोट खाएगा। तो माँ है ना, हत्या बड़ा कमजोर होता है माँ का। तो कहती है बस ये 5 रुपए की चॉकलेट के पीछे कितना बच्चा रो रहा है, कितना नुकसान कर रहा है, दे देते। तो माँ उसके आगे हार मान के उसकी जो इच्छा है उसको पूरी करती रहती है। लेकिन आप बच्चे को तो एक हथियार मिल गया कि आप बच्चे को तो और चॉकलेट चाहिए, बड़ी बड़ी चॉकलेट चाहिए। तो माँ कहती है कि बस ये 5 रुपए वाली मिलेगी, बड़ी नहीं मिलेगी। तो बच्चे को तो पता है कि माँ को कैसे ब्लैकमेल करना है। तो मेहमान आते हैं तब रोना धोना हंगामा, चीजों को पटकना तोड़ना शुरू कर देता है। अब माँ सोचती है कि ये कितना नुकसान करता है, रोता है, इसको 20 रुपए की चॉकलेट दे देते हैं। ऐसे बच्चा अपनी डिमांड बढ़ाता जाता है। अब उस बिगड़े बच्चे को माँ कैसे सुधारेगी, ये हमने सोचना है। चलो आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि टाइम हमारा ज्यादा लग जाएगा। तो वो माँ कौन है और बच्चा कौन है? वास्तव में माँ वो इंसान है जो ओसीडी से सफर कर रहा है, और बिगड़ा हुआ बच्चा है ओसीडी। और जो चॉकलेट क्या है, चॉकलेट वो है जो रिचुअल, जो कंपल्सन जो हम करते हैं। तो अगर इस बिगड़े बच्चे को सुधारना है तो माँ को क्या करना होगा? अब कुछ कहेंगे कि माँ समझाएगी, बच्चे समझने वाला है नहीं बच्चा। बच्चा कहेगा लेक्चर मत दे, चॉकलेट चाहिए चॉकलेट, ये लेक्चर सुनने का मैं आदी नहीं हूँ। तो ओसीडी को आप कितना ही समझा लो, मन को कितना ही समझा लो, मानता ही नहीं है। वो तो कहता है गंदगी है, साफ कर, हाथ साफ कर, फिर मानेंगे, फिर बात सुनूंगा मैं तेरी। तो फिर सुनता है जब साफ सफाई कर लेते हैं। तो इसको सुधारने का एक ही तरीका है कि इसके आगे डट करके खड़े हो जाना है कि तू चाहे जो कर ले, मर्जी कर ले, हमने चॉकलेट नहीं देनी तो नहीं देनी। इतना अगर जिगरा वो माँ स्ट्रोंग रखे कि तू चाहे रो, चाहे धो, चाहे नुकसान कर, चोट लग जाए, खून आ जाए, हाथ टूट जाए, चाहे 1000 रुपए का नुकसान हो जाए, 2000 का हो जाए, चॉकलेट नहीं मिलेगी। अब बच्चा क्या करेगा? जैसे ही माँ कहती है चॉकलेट नहीं मिलेगी, बच्चा कुछ देर तो ड्रामा करेगा, फिर उसको पता लग जाएगा कि आज माँ तो सख्त रवैये में है। तो क्या करेगा बच्चा? कहता है अब भी देख, तेरा तो मैं इलाज करता हूँ। तो अब रोएगा, धोएगा, चोट खाएगा, सच्ची की चोट खा लेगा, तोड़ देगा सामान। अब माँ तो इस बार माँ ने पक्का निश्चय कर लिया कि कुछ नहीं करेगी, इग्नोर कर दिया। वो बच्चा लगा हुआ फिर करेगा, माँ तो देख ही नहीं थी। फिर वो माँ के आसपास आकर के ना शोर शराबा करेगा, जहां माँ देख रही हो। अगर माँ देख नहीं रही हो तो शराबा करने का या रोने धोने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि देख ही नहीं रहा है। तो जहां माँ होगी वहां शराबा करेगा, शोर शराबा करेगा, गड़बड़ करेगा।
लेकिन माँ तो इस बार पूरी ठान चुकी है, ढीठ हो चुकी है कि मैंने इसकी तरफ ध्यान देना ही नहीं। तो घंटे 2 घंटे बच्चा करेगा, फिर वो चुप करके सो जाएगा क्योंकि थक चुका है। दूसरे दिन क्या करेगा? दूसरे दिन वो सोचेगा यार कल तो पास हुए नहीं, आज और कोशिश करके देखते हैं। दूसरे दिन कोशिश करेगा, लेकिन पहले दिन से कम करेगा। अब जैसे ही लगेगा कि यार ये कोशिश कामयाब नहीं हो रही है, छोड़ देगा। तीसरे चौथे दिन थोड़ी थोड़ी करेगा, क्योंकि आदत है ना, थोड़ी सी तो करेगा। 5वें 1 हफ्ते बाद वो कोशिश करना छोड़ देगा, चॉकलेट मांगना ही बंद कर देगा, रोना धोना सब कुछ शांत हो जाएगा। अगर 1 हफ्ते तक आप नो एक्शन यूज कर लेते हैं कि चाहे ये ओसीडी हमसे कितनी भी एंजाइटी कर दे, डर दिखा दे, सारी दुनिया गंदी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमने रिचुअल करना ही नहीं है। बस करना नहीं है तो करना ही नहीं है। अंगद की तरह पैर जमा दिया तो जमा दिया, बस अब करेंगे नहीं तो करेंगे ही नहीं। आप ये करके बैठ जाइए तो ओसीडी कितने दिन करवा लेगा आपसे? एक बाद ये ओसीडी आपको छोड़ करके भाग जाएगा, ये मेरा वादा है। आप इतना करके देखिए। बस इसके लिए वो टेक्निक्स बताई थी वर्षा जी ने कि रीफोकस कर सकते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं, कैथारसिस कर सकते हैं, इससे मन डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये है ओसीडी जो बिगड़ चुका है उसे सुधारने का फार्मूला। अब है कि जो टॉयलेट वाला या जो जितने भी ओसीडी हैं उसमें जो की फैक्टर है ना, वो क्या है? की फैक्टर है डर। क्या हमें टॉयलेट से दिक्कत है या टॉयलेट से जो डर है वो हमारी प्रॉब्लम है? वास्तव में टॉयलेट से प्रॉब्लम नहीं है, उससे रिलेटेड जो हमारा डर है ना वो समस्या है। टॉयलेट से रिलेटेड जो डर है ना वो रियल समस्या है, टॉयलेट समस्या नहीं। तो आज से ये अलग कर दें कि टॉयलेट हमारी समस्या का कारण नहीं है। टॉयलेट से संबंधित जो डर है, हमारी धारणाएं हैं, विचार है, रियल समस्या वो है। तो अगर टॉयलेट समस्या नहीं है तो टॉयलेट को छेड़ने की या उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। उससे जो रिलेटेड डर है, जो धारणाएं हैं, विचार हैं, काम तो उन पे करना है। तो राइट डायरेक्शन में हमारा इलाज चला जाएगा। अगर एक डॉक्टर है और उसके पास आप जाते हो तो उसके पास जाके कहते हो डॉक्टर साहब मेरे तो पैर में दर्द है, यहाँ पर चोट है, वो डॉक्टर कहता है अभी लेट जा, और ऑपरेशन करने लग जाए हाथ का, तो आप क्या करोगे? डॉक्टर को कि डॉक्टर पागल है, इसको पता ही नहीं है कि क्या इलाज करना है। तो उसी प्रकार हमने जब तक इलाज का तरीका सही नहीं होगा, इलाज नहीं होगा। हमने अगर टॉयलेट को ही गंदा मान लिया तो उसको तो साफ कर नहीं सकते, वो तो जैसी है वैसी रहेगी। उस प्रोसेस को या उस चीज को दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। साइंस भी टॉयलेट को नहीं बदल सकती, या इसको आने से या इसको फैलने से, या गटर को, या जो टॉयलेट सीट है वहां पर जो छींटे आते हैं उन छींटों को, या वहां से जो बदबू है इसको हटा नहीं सकती। तो हटा नहीं सकती तो ये तो तरीका ही गलत हो गया टॉयलेट वाला। तो अब हमने इलाज करना है टॉयलेट से रिलेटेड जो डर है, धारणाएं हैं, विचार है। तो डर का इलाज कैसे होता है? डर का इलाज करने का फार्मूला आप जान लीजिए, ये कुछ मिनटों के अंदर क्लियर हो जाएगा कि डर तब तक है जब तक हम इसका सामना नहीं करते, और जैसे ही सामना कर लेते हैं डर भाग जाता है। डर तब तक डराएगा जब तक हम डरेंगे। जिस दिन हमने डरना बंद कर दिया डर भाग जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। गांव में एक भूतिया हवेली है आपके गांव में, तो और उस भूतिया हवेली में आपको पता है कि भूत हैं, आप उस रास्ते पर भी नहीं जाते, 20 सालों से आप जाते ही नहीं। लेकिन फिर आपको कोई इंसान कहता है कि ये भूत हवेली से तू डरता है ना, ये तेरा डर नकली है। वो कहते हैं नहीं नहीं मेरे अंदर तो डर असली है। कहते हैं इसका प्रयोग करके देखते हैं, टेस्ट करना होगा कि हम किसी भी चीज को एक्सपेरिमेंट के आधार पर मानेंगे। वो कहते हैं तुम एक काम कर, जा वहां पर जा, फिर पता लगेगा तेरा असली है डर नकली। तो वो क्या काम करता है, पहले 1 किलोमीटर तक जाता है उस हवेली की तरफ, डरने लग जाता है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, भाग आता है। दूसरे दिन जाता है 1.5 किलोमीटर, तीसरे दिन 2 किलोमीटर, ऐसे करके वो 10-15 दिन में 3 किलोमीटर उस हवेली के गेट तक जाकर के भाग आता है। फिर धीरे धीरे वो हवेली के अंदर जाता है, धीरे धीरे 1-2 महीने में घूम के वापस आने लग जाता है। 2-3 महीने में वो सारी जगह पर जाकर के आ जाता है। वो सोचता है कुछ है ही नहीं, यहाँ पर तो कोई डर है ही नहीं, तो उसका डर हमेशा के लिए गायब हो गया। तो इसी प्रकार टॉयलेट से जो डर है उसका हमने सामना करना है। कहीं ना कहीं टॉयलेट सीट को हमें टच करना होगा, उसको हमें गौर से देखना होगा, उसको टच करके देखना होगा। देखिए टच करके क्या होता है, अब टच करना ही पड़ेगा ना, डर का सामना करना है तो फिर बैठना ही पड़ेगा, फिर स्ट्रॉन्ग रुख अपनाना ही पड़ेगा, टफ लुक देना ही होगा। तो इसका जितना ज्यादा आप सामना करेंगे अपने डर का, उतना ही जल्दी आप इससे ओवरकम कर पाएंगे। अब जिंदगी में हम चाहते हैं ना कि सामना भी ना करें और जीत भी जाएं, तो ऐसा नहीं है। आप तैरने से संबंधित कितनी भी किताबें पढ़ लो और तैरने के आप ना पीएचडी कर लो कि स्विमिंग में ये है, और आपको पानी में छोड़ दिया जाए तो आप 2 मिनट में डूब जाओ, तो वो पीएचडी या ज्ञान बेकार है। तो तैरने के लिए सीखना है तो किताबों की जरूरत नहीं है, सीधा पानी में उतरने की जरूरत है।
पानी में उतरो और तैरना सीख जाओ और डर गायब हो जाएगा। उसी प्रकार आपको भी अपने डर का सामना करना है और धीरे धीरे सामना करते जाओगे, आपका डर कम होता जाएगा। शुरुआत में डर बड़ा होगा, आप छोटे होंगे, और धीरे धीरे आप बड़े होने लग जाएंगे। जैसे सामना करेंगे डर छोटा होता जाएगा। तो डर इसलिए बड़ा है कि हम छोटे हैं। जैसे जैसे सामने करीब आते जाएंगे डर के, उस जो डर वाला ऑब्जेक्ट है वो कुछ भी हो सकता है, तो धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। हम उससे दूर हैं, जितना उससे दूर भाग रहे हैं, उससे जितनी ज्यादा हम नफरत कर रहे हैं, उतना ज्यादा वो डर हमारा बड़ा होता जा रहा है। और जैसे जैसे उसके करीब आते जाएंगे वो छोटा होता जाएगा। वो जैसे ही हम उसके एकदम नजदीक पहुंच जाएंगे वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा। हमें लगेगा यार मैं किस चीज से डर रहा था, ऐसे ही खाम खा डर रहा था। जैसे वर्षा जी ने बताया नकली डर है। जैसे एक जो बिल्ली है वो एक कुत्ते से डरती रहती है सारी उम्र और मर जाती है, लेकिन आखिर में पता चलता है कि ये कुत्ता नकली था। तो हमारा डर भी कहीं ना कहीं नकली डर था। इससे ना डरें, इसका सामना करें। आज से ही डर का सामना करो। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, अब इतिहास गवाह है ना कि लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने असली डर का सामना किया और मर भी गए, मौत को भी गले लगा लिया। लेकिन इससे ज्यादा हमारा मौत तो होनी नहीं है ना, मृत्यु तो होगी नहीं, मर तो सकते नहीं है ना, नकली डर है। हम तो असली डर से नहीं मर सकते, तो नकली डर से कैसे मरेंगे? तो सामना आज से करके देखिए, ये एक्सपोजर आपको करना होगा। और लास्ट कुछ मिनटों में हैबिट फॉर्मेशन पे बात कर लेते हैं कि ओसीडी वास्तव में हमारी एक आदत है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं आज, वो सब कुछ आदतों के वंश होता है। इंसान आदतों का गुलाम है। हम आदत बस अपने आप कर जाते हैं, आदतें हमसे करवा लेती हैं, हम करना नहीं चाहते। जैसे ये चाय पीते हैं, ये चाय पी रहे हैं, ये चाय पीना एक आदत है। जैसे ही सुबह सुबह होते हैं, याद आती है, चाय की इच्छा जन्म लेती है और चाय पी लेते हैं। तो ऐसा हमने बार बार किया है तो आदतों में आ गई है, इसके पैटर्न सेव हो गए हैं। बहुत कुछ जो चीज जरूरी है वो तो हमारी जरूरत है, उतना तक तो है, लेकिन बाकी चीज हमारी आदतों के कारण हो रही है। सब कुछ, बहुत सारा व्यवहार हमारा है ना, वो आदतों के कारण हो रहा है। हमने ये जो कंप्यूटर चलाना सीखा है, मोबाइल चलाना सीखा है, जो कुछ भी आज प्रगति हुई है दुनिया में, वो आदतों के कारण हुई है। और जितने भी सक्सेसफुल इंसान हुए हैं ना, वो टैलेंट के कारण नहीं हुए अकेला, वो आदतों के कारण हुए। जैसी हमारी आदतें होंगी ना, वैसा हमारा जीवन होगा। तो जो सक्सेसफुल लोग हुए हैं, जो सफल लोग हुए हैं, जो खुश लोग हैं ना, उनमें और हम में अंतर इतना ही मिलेगा कि उनकी आदतें कुछ अलग हैं, हमारी आदतें कुछ अलग हैं। जो फिजिकली फिट हैं उनकी आदतें अलग हैं, और जो फिजिकली कमजोर है उनकी आदतें अलग हैं। जो मेंटली कमजोर हैं, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, उनमें आदतों का ही अंतर होता है। खुश रहना एक आदत है, दुखी रहना भी एक आदत है, गुस्सा करना भी एक आदत है। सब कुछ हमारा आदतों के घेरे में होता है। तो शुरुआत में हम आदतों का निर्माण करते हैं, धीरे धीरे आदतें हमारा निर्माण करने लग जाती है। एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी एपीजे अब्दुल कलाम ने कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और आदतें हमारा भविष्य बदल देती है। कोई इंसान भविष्य बदलना चाहता है ना, तो वो अपनी आदतों को बदल लें, भविष्य बदल सकता है। तो आदतें कैसे डेवलप होती हैं? शुरुआत में कोई ट्रिगर होता है, उससे रिलेटेड एक इच्छा जन्म लेती है, उसके बाद एक रूटीन या हम वर्क करते हैं, कोई ना कोई प्रोसेस करते हैं, नियमित एक एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद हमें इनाम मिलता है। इनाम में क्या है कि रिलीफ मिलता है, और वो आदत धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जैसे ओसीडी की बात करें, उसमें एक ट्रिगर आता है कि गंदगी है, गंदगी को हाथ छू गया, तो अब इच्छा जन्म लेगी हमें कि साफ सफाई करनी चाहिए, और हम रिचुअल करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, हाथ धोएंगे, और हाथ धोने के बाद एक संतुष्टि मिलेगी, ये इनाम होगा। हम इनाम के लिए सब कुछ करने लग जाते हैं, तो ये इनाम मिलता रहेगा, वो सर्कल चलता रहेगा। देखिए दुनिया में जितनी भी कंपनी हुई हैं, जितने भी ये मार्केट हैं, ये जितने भी प्रोडक्ट हुए हैं ना, ये कहीं ना कहीं सामान इसलिए बेच जाते हैं इतना बड़ा कि उन्होंने हमें आदत डाल दी होती है। जियो ने क्या किया, फ्री नेट की स्कीम दे दी कि किसी को आदत नहीं थी ना, उनको नेट की आदत लगा दी, उसके बाद फिर छोड़ना मुश्किल हो गया। तो इंसान वही कामयाब है जिंदगी में, बिजनेस में, चाहे वो अध्यात्म में हो, जो आदत बना लेता है उस चीज को। अब मेडिटेशन करना क्या है? आदत। बहुत सारे लोग कहते हैं ज्योतिप्रिया जी मेडिटेशन करना चाहते हैं, लेकिन होता ही नहीं है। होता इसलिए नहीं है क्योंकि हमने वो आदत बनाई नहीं है। हम जिन चीजों की आदत हमें नहीं है ना, वो काम हमारे लिए मुश्किल है। और एक बार आदत पड़ जाए तो वो अपने आप होने लग जाता है, फिर हमें सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप काम वो आदतें हमसे करवाने लग जाती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम आदतों के इस पैटर्न को बदलें। करना क्या है
कि ट्रिगर तो आएगा, गंदगी आएगी, गंदगी के बाद जो रिचुअल हम करते हैं हाथ धोने वाला, वो नहीं करना है, उसकी जगह कुछ और करना है आपने। और क्या करना है कि आप जैसे सॉन्ग सुन लिया, गाना सुन लिया, जो वर्षा जी ने बताया था, रीफोकस मेथड को अपनाना है। और उसके बाद क्या होगा कि कुछ मिनटों के बाद वही सेम रिलीफ मिलेगा, शांति मिलेगी जो रिचुअल करने से मिलती थी। हम हाथ धोते हैं या सब कुछ इसलिए करते हैं ना, एक मन में शांति मिलती है, रिलीफ मिलती है, राहत मिलती है, उस राहत के चक्कर में तो कर रहे हैं, उस चॉकलेट के चक्कर में तो सब कुछ कर रहे हैं। अगर वो चॉकलेट किसी और तरीके से मिल जाए तो हमें क्या मतलब है कि हाथ धोने से मिल रही है किसी और तरीके से, हमें तो चॉकलेट से मतलब है। अब बच्चे को रोने धोने से जो चॉकलेट मिलती थी, माँ कह दे कि कोई और तरीके से मिल जाए, तो बच्चा कहेगा कि रोने धोने से क्या, अपने को तो चॉकलेट से मतलब है, अपने को तो चॉकलेट दो बस, चाहे कैसे ही दो। उसी प्रकार मन को ये नहीं पता कि आपको हाथ धोने से शांति लेनी है या किसी और चीज से। आप हाथ धोने की जगह कुछ और भी कर सकते हैं, और काम करके देखिए, सेम राहत मिलेगा, उससे भी अच्छी चीज मिलेगी। 10,000 की नौकरी छोड़ना बड़ी मुश्किल होता है, लेकिन 10,000 की नौकरी 1 सेकंड में छूट सकती है अगर हमें 1 लाख की नौकरी मिल जाए। उसी प्रकार उससे भी बड़ी रिलीफ मिल जाए, उससे भी बड़ी शांति मिल जाए किसी और तरीके से, तो हाथ धोने से जो छोटी सी शांति मिलती है वो हमें छोड़नी नहीं पड़ेगी, अपने आप छूट जाएगी। तो आदतों के इस फंदे को काटना है। तो ओसीडी और जितनी भी हमारी रिचुअल है वो आदतों का एक फंदा है। लिख लीजिए कि जैसे फांसी का फंदा होता है, ऐसे ही हमने एक गले में आदतों का फंदा डाला हुआ। ओसीडी का आदतों का ऐसा ही फंदा है जिसके ऊपर हम लटके रहते हैं लेकिन मरते नहीं है। इतनी खास बात है कि जो सुसाइड करते हैं, सुशांत जैसे लोग, उन्होंने वो फंदा डाला और वो मर गए, वो आज दुनिया में नहीं है। लेकिन हमारे गले में फंदे हैं बहुत सारे ओसीडी के, लेकिन वो मारते नहीं है इंसान को, बस वो घुटे रहते हैं। दम तो घुट रहा है लेकिन सांस रुकते नहीं है। ऐसा है ओसीडी का फंदा। तो इस ओसीडी के फंदे को समझ लीजिए, इसके बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए, और अगर आप इस फंदे को काटना चाहते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन अपनी काउंसलिंग की सेवाएं हैं वो हमेशा उपलब्ध रहेंगी। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही रहेगा। विभा जी, कविता जी और वर्षा जी।